एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसके लिए प्राइमरी एवं जूनियर दोनों के प्रैक्टिस सेशन एवं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो चल रहे हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना हो, प्रैक्टिस सेशन चाहिए, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इसमें जूनियर के लिए मैं मैथ साइंस के भी पेपर प्रीवियस ईयर के करवाई हूँ, आप सभी देख लीजिएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाई हूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं मैथ के पेपर लेके आई हूँ। ये प्राइमरी एवं जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है। 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। ये बोल रहा है कोई ब्रांड है, पेन का ब्रांड है, जिसके ब्रांड जो है 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में चाहिए, तीनों प्रकार के पेन कितने संख्या में चाहिए, समान समान संख्या में चाहिए, ठीक है, खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या, नंबर ऑफ मिनिमम पूछ रहा है, क्या होगी। 3 brands of pen ABC are available in packets of 10, 12 and 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy इक्वल नंबर ऑफ पेन्स खरीदना चाहता है ऑफ ईच ब्रांड्स, एक हर ब्रांड का, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाई। चलिए देखते हैं इसमें अगर क्या बोला है, मिनिमम नंबर की बात की है, तो हम क्या निकालेंगे, 10 और 12 जो दिया है ना, 10, 12 और 24 जो दिया है, इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, इसके बाद भाग दे देंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता होगा, एलसीएम निकालने के लिए 24 सबसे बड़ा नंबर लीजिए आप। 24 किससे मिलके बना होता है, 12 गुणे 2 से, ठीक है। इसमें 12 तो आ ही गया, अब इसके साथ कुछ नहीं करना है, ये तो आ ही गया इसमें। अब बचा क्या, 10 बचा है। 10 किससे मिलके बना होता है, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 से मिलके 10 बना होता है, ठीक है। इसमें क्या 2 भी आ गया, 5 नहीं आया है, तो इसमें जो नहीं आता है, जो छूट जाता है, उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम 24 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 120, ठीक है, 120 आ जाएगा। एलसीएम कितना आया इसका, 120 आ गया। अब देखते हैं न्यूनतम संख्या कितनी होगी। इसके जो ये नंबर्स है ना, 10, 12 और 24, 120 में इसी से जो है क्रमशः 1 बाई 1 भाग दे दीजिए, ए का नंबर निकलेगा 120 अपान ए वाला कितना है 10, ए का कितना आ जाएगा 12। और बी का देखते हैं, बी कितना है, बी 12 है। 12 120 में जब 12 से 120 में जब 12 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये बी 10 आ जाएगा, ठीक है। और सी वाला देखते हैं कितना है, सी कितना नंबर में दिया है 24, जब 120 में आप 24 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 दूना 24 और ऊपर 10 बचा 5 आ जाएगा, ठीक है। सी कितना आ जाएगा 5। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 12, 10 और 5, किस में है रेस्पेक्टिवली, ये 12, 10 और 5, ये ऑप्शन नंबर 4 वाले में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, 12, 10 और 5। अब एलसीएम निकालेंगे, मिनिमम नंबर की बात की है, एलसीएम निकालेंगे और जो नंबर्स दिए हैं फिर उनको डिवाइड करके, जैसे जैसे आप डिवाइड करेंगे, ए के नंबर से डिवाइड करेंगे ए की वैल्यू आएगी, बी के करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 वाला। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, कोई वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा कि स्क्वायर जो होता है वो ऐसे होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और भुजा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इसको क्या कर लिया जाता है, 4 बराबर भागों में कट कर लिया जाता है। फिर देखते हैं प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो छोटा वाला वर्ग है ना, ये इसका एरिया पूछ रहा है, इस छोटे वाले वर्ग का एरिया पूछ रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये जब हम काटे इसको ये कितने पार्ट में कट बट रहा है, ये 2 पार्ट में बट रहा है। ये वाला पोर्शन 2 पार्ट में बट रहा है, ये देखिए यहाँ से। तो ये 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 इधर भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 के पार्ट में बढ़ जाएगा। जब कोई भी आपको छोटा वाला स्क्वायर बाहर निकाल रहे हैं हम, ये 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, उसकी भुजाएं अगर 2 2 हो गई तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 हो जाएगा इसका। सही आंसर होगा वो होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आंसर सही है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोल रहा है कि स्क्वायर है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसको 4 पार्ट में बिल्कुल डिवाइड कर दिए। इसके बाद जब इसकी इसकी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर थी, जब इसको हम एक साइड से, ये 2 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जब इसको हम डिवाइड किए तो ये भुजा इसकी कितनी निकल के आ गई, 2 ये 2 ये, इधर से भी 2 ये 2 ये, जो छोटा वाला स्क्वायर बना उसकी भुजा 2 2 आ गई। तो भुजा जब 2 2 होगी तो 4 ये होगा ही इसका एरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। 2 इवन है या ऑड है? 2 इवन है, ठीक है, ऑड नहीं है। जब 2 जो है सम है, और ये क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि यही कथन गलत है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। आपको पता चल गया होगा कि ये फर्स्ट वाला ही गलत है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि 2 ही सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है। ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नॉट ट्रू। क्या है? इंग्लिश वाला देख लेते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स? बिल्कुल नहीं होता। ये 2 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला ही आप नंबर लेते तो आपको आंसर जो है मिल जाता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला भी। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं? बिल्कुल ट्रू है। ये इनफाइनाइट तो होती हैं अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट देखते हैं, अभाज्य संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड होते हैं? बिल्कुल। जिनके केवल दो गुणनखंड हो वो प्राइम नंबर होते हैं। और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य वो होती हैं जिनके 2 से अधिक जो फैक्टर हैं वो 2 से अधिक हों, ठीक है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं? ये बिल्कुल सही है। 1 से 10 तक में आप देख लेंगे, 2 पहला हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 4 ही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी वह है? आपको पता होगा कि 1 to 10 अगर डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम, तो 1 से तो सारी संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी। और 10 से डिविजिबिलिटी का रूल वो होता है जिसके लास्ट में 0 होगा। लास्ट में क्या हो? 0 हो, वो डिविजिबल हो जाता है। 2 से आपको पता ही है अगर लास्ट का फर्स्ट डिजिट जो है डिविजिबल हो। अब 3 से देख लेते हैं। 3 और ये 5, 6, 7 ये सब क्रिटिकल नंबर है। अगर इनसे जो डिवाइड हो गया ना, वो लगभग सबसे हो जाएगा। इन्हीं की में ज़्यादा दिक्कत आती है। चलिए देखते हैं ऑप्शन से। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है जितने भी नंबर्स हैं सबको क्या कर लो? ऐड कर लो। और ऐड जो हो वो अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। चलिए देखते हैं। 10 में 10 को जोड़ेंगे, 3 से भाग 1 ही आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 100 में 1 ही आ रहा है, जोड़ेंगे, नहीं डिविजिबल होगा। और 6 और 4 10 होता है, नहीं डिविजिबल होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा ये। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला ही ऐसा है जो 3 से डिविजिबल हो रहा है। चलिए देखते हैं। 5 2 7 2 9, हाँ 9 3 से 9 में 3 से भाग जाएगा, इसलिए यही आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है, 2520, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और रुपए कितने हैं? 160 का धन है, ठीक है। जो सिक्कों की संख्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है वो है कितने? 25। और जो मनी है वो कितना है? मनी है वो है 160, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? अगर 160 रुपए बन रहे हैं तो आप ये ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से लगाया करिए, जल्दी निकल आएगा, ठीक है। आपको पता है कि डायरेक्ट पूछ रहा है 5 रुपए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। आपको पता है कि अगर 5 रुपए का एक सिक्का होगा तो 5 रुपीज होगा, और 10 रुपए का एक सिक्का होगा 10 रुपये होगा, टोटल कितने हो जाएंगे? 15 रुपीज। ऐसे आप निकाल लीजिए। इसमें कितना बोल रहा है? टोटल धन 160 है, इसी से निकलेगा ये। चलिए देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन लेते हैं। अगर 18 सिक्के हों, कितने के? 5 रुपए के। और कितने हो? 10 रुपए कितने सिक्के हों? 10 रुपए के 7 सिक्के हों, तो आपको पता है ये कितना रुपया बनेगा? ये 70 बन जाएगा। और ये कितना बनेगा? 18 पच्चे 90, ये 90 बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या 160 रुपया हो रहा है? 9 7 16, 160 रुपया हो रहा है। यही आंसर आपका सही है। ज्यादातर आप चेक करने के लिए, मैं तो फर्स्ट ऑप्शन पहले चेक की, लेकिन बी व सी पहले आप चेक किया करिए, ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा। ज्यादातर आंसर जो बी व सी वाले ही सही होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, 160। कभी कभी जो ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें पहला आंसर ही एग्जामिनर जो है सही वाला डाल देता, ताकि बच्चा जब बाई ऑप्शन करने जाए तो ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए पहला वाला भी चेक कर लिया करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्रम से 18 एंड 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए, इवेलुएट। इसको चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। आपको पता है ये पूरा मत मल्टीप्लाई किया करिए। आपको अलग अलग ये पॉइंट में है ना, अगर जो छोटे छोटे पॉइंट में दिए हुए अंक हो तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया करिए। जैसे 17.5 है मान लीजिए, इसमें 3 से हमें
मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा, पहले 17 में कर लीजिए, 3 से 17 दिया 51 प्लस 5 दिए 15, ये हो जाएगा 1.5 क्योंकि पॉइंट वाले में कर रहे हैं। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 52.5 हो जाएगा, ये टोटल 52.5। अब ऐसे ये वाला पोर्शन 52.5 हो गया। अब -21 हो गया। अब ये देखिए 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा 36 प्लस, ये गुणा करने का एक तरीका होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 15 प्लस 1.5, ये कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, ये 37.5 हो जाएगा। अब इसके -37.5 आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर सेकेंड वाला सही है, 12 आंसर होगा। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करिए, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक बाग की वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। जितने बाग में वृक्ष है, मान लीजिए टोटल 1 पार्ट है, पार्ट में माने हैं। ठीक है, इसमें से क्या है 1/6 जो है वो क्या है, नीम के वृक्ष हैं। नीम के जो वृक्ष हैं वो 1/6 हैं। और चलिए आगे देखते हैं, आधे अशोक के वृक्ष हैं। अशोक के वृक्ष कितने हो गए 1/2, बोल रहा आधे हैं। ठीक है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। इन दोनों को ऐड करिए और टोटल कितना माने हैं 1 में से घटा लीजिए कि क्या आ जाएगा, तब यूकेलिप्टस आ जाएगा। ठीक है, ऐड इसको करिए, कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/2। आप इसका एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा एलसीएम। और ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस ये 3 हो जाएगा, 4/1 माइनस 4/6 आ जाएगा। ठीक है, 4/6 ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 4/6 माइनस 2/6 हो जाएगा। 2/6 को क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 के 2 2 3 6। ठीक है, यूकेलिप्टस कितना आ गया, यूकेलिप्टस जो आया वो 1/3 आ गया। अब हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, देख रहे हैं नीम के वृक्ष कितना बटे में कितना दिया है 1/6, लेकिन संख्या कितना दिया है 5 दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, 1/6 को 5 के इक्वल कर दो आप, टोटल 1 निकल आएगा। टोटल 1 माने है ना, 5 के इक्वल कर दीजिए, टोटल संख्या वृक्षों की निकल आएगी 1। ये टोटल वृक्ष माने हैं हम, कितना हो जाएगा 30, टोटल 30 वृक्ष हैं। अब पूछ रहा है, अब तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, यूकेलिप्टस के बटे में कितने वृक्ष निकले हैं 1/3 निकले हैं। 30 का 1/3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, आपको पता ही होगा। या ऐसे कर लीजिए 1/3 निकाल लीजिए इंटू 30, 3 धाम 30, ये 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही है। समझ में आया होगा आपको। एक बाग के वृक्षों में नीम की संख्या 1/6, अशोक की संख्या 1/2 दे दिया। इसके बाद इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे और 1 में से घटा लेंगे ना, तो यूकेलिप्टस की संख्या आ जाएगी। यूकेलिप्टस की संख्या अभी पार्ट में आई है 1/3 पार्ट में, और फिर दे दिया लास्ट में कि नीम के वृक्षों की संख्या इतनी है, 1/6 दिया पार्ट में और संख्या में दे दिया 5। इसको हम इक्वल कर दिए, 1 टोटल पार्ट माने थे 30 आ गया। अब यूकेलिप्टस का जो पार्ट में निकला 1/3 है, 30 का 1/3 निकालेंगे 10 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ना समझ में आए वीडियो आप रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या होगा। आपको पता है कि रेलगाड़ी कितने दिन तक चली, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 29 30 31, पहले आप डेट लिख लिया करिए, 29 ये हो गया 30 और ये हो गया 31। ठीक है, अब देखते हैं 29 अगस्त को कितने बजे चली 16:30। आपको पता होगा 16:30 मतलब पीएम वाला पार्ट होता है, 12 बजे के बाद जो होते हैं उनको 12 13 14 15 ऐसे जब लिखने लगते हैं तो ये पीएम वाला होता है। और इसको अगर 12 में से घटा लेंगे ना, 12 माइनस 16 30, इसको जो अगर 12 में से घटा लेंगे ना तो ये आ जाएगा, ये 12 13 14 जो है ये 1 2 3 में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4:30। ये क्या हो जाएगा, लेकिन ये 12 बजे के बाद की चीज, बाद का टाइम है तो ये पीएम में होगा। ठीक है, इसका ये यहाँ पे देखिए ये पीएम में होगा। 29 को कब कितने बजे चला 4:30 पीएम, ये पीएम है। ठीक है, रुकिए जगह नहीं है यहाँ पे, काट देते हैं। ये देखिए 29 30 31 समझा तो चुकी ही हूँ मैं, कैसे आया 4। 29 को कब चला 4:30 पीएम पे, पीएम में चला है। इसके बाद देखेंगे 31 अगस्त को कब पहुंचा 8:45 को, 31 अगस्त को 8:45 पे। ठीक है, ये एएम है क्योंकि 8 3 4 5 8 ये सब एएम होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 31 को पहुंचा, 30 को भी ये चला होगा। अब देख लेते हैं 30 को 4:30 शाम तक
PM तक ये कितने घंटे चला? 24 घंटे। 24 घंटे हो जाते हैं ना नेक्स्ट डे। अब यहाँ से ये 4, जब शाम को 4:30 PM हो गया, इसके बाद 31 आया होगा। 31 को 4:30 सुबह में हुआ होगा ना, सुबह में AM में। 4:30 AM भी हुआ होगा, AM। 4:30 AM तक का जोड़ लेते हैं, ये 12 हो गया। 24 घंटे ये हो चला, 12 घंटे ये चला। अब देखिए 4:30 AM पे पहुंच गया। अब 4:30 से 8:45 निकालना है, कितना अंतर होगा? 4 घंटे 15 मिनट बच रहा है, 4 घंटे 15 मिनट बच रहा है, 4 घंटे 15 मिनट और ये चलेगा। अब जोड़ लेते हैं, 24 और 12 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 12 प्लस 4 घंटे और जोड़ने हैं, प्लस 4 घंटे और जोड़ने हैं और 15 मिनट। अब इसको सब ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 15 मिनट। देखिए आपका आंसर नहीं, 2 में ऑप्शन दिया 15 मिनट। चलिए जोड़ लेते हैं, 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36। 36 और 4 40, 40 आवर और 15 मिनट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, 40 घंटे 15 मिनट। अब देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन को लगाना हो ना, आप पहले डेट लिख लिया करिए, कब से कब तक चल रही है ये ट्रेन। आप डेट लिख लिए 29 से 31, हमको पता है कि 29 से 30 तक चली है, तो PM वाला जोड़ लीजिए, 24 घंटे निकल आया। फिर 31 हुआ, 31 को सुबह 8:45 तक चली है, लेकिन 31 को 4:30 पे ही ये 12 घंटे और चल रही, तो जोड़ लिए। और फिर नेक्स्ट वाला जोड़ लिया 8:45 तक, 4 घंटे 15 मिनट निकल आया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला है, 14 और 15 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर जो 39 है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों का घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो ये लेंथ दी हुई है ना, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। ठीक है, 39 वाला। अब आपको एक चीज बता दें, याद कर लीजिएगा, यम, DM, CM और यम, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप इधर से मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो 10, हर पार्ट में 10, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में 10। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ये, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में 10। लेकिन वही अगर आप रिवर्स आते हैं ना, रिवर्स, मान लीजिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, 10 से भाग, 1/10 से मान लीजिए गुणा कर देंगे। ठीक है, अब सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना है, 1/10 से मल्टीप्लाई, या 10 से भाग बोलेंगे। ठीक है, फिर डेसीमीटर से मीटर में जाना, 1/10 से मल्टीप्लाई। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, वहीं अगर आप दो पार्ट, जितने खाने आप जो है क्रॉस करेंगे उतना ही जीरो लगेगा। ठीक है, अगर आप वही मीटर से किस में जाते हैं, मान लीजिए मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है, तो कितना हो जाएगा? ये दो खाने आप क्रॉस किए तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। अब वही आप डेसीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, मान लीजिए डेसीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो 100 हो जाएगा। जब जितने खाने क्रॉस करेंगे उतना जीरो लगेगा 1 के आगे। और अगर उल्टा आएंगे, वापस आएंगे, तो 1/10 हो जाएगा, भाग देंगे 10 से। और अगर आगे जाएंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी रूल पे चलिए देख लेते हैं इसको कैसे लगाएंगे। पहले कन्वर्ट कर लीजिए सबको। ठीक है, ये दिया, हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर वाले में। ये देखिए मीटर है ना, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 8500 मीटर है, मिलीमीटर है, आपको पता होगा, यम, DM, CM, यम। ठीक है, क्या बोल रहा है? 8500 मिलीमीटर। यहाँ से कहाँ जाना है? मीटर में हम आ रहे हैं, यहाँ से मीटर में जाना है, कितने से भाग होगा? 1000 से भाग होगा, क्योंकि 3 स्टेप देखिए, 1 2 तीसरे पे जा रहे हैं। ठीक है, 1000 से भाग होगा तो कितना आएगा? 8.5 मीटर, 8.5 मीटर पहला वाला आया। इसके बाद चलिए देखते हैं 10 डेसीमीटर। आपको पता होगा डेसीमीटर से हम मीटर में आएंगे, डेसीमीटर से मीटर में 10 से भाग होगा, तो ये 8 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा नेक्स्ट वाला। फिर देखते हैं 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर भी दिया है, 8 सेंटीमीटर प्लस। ठीक है, प्लस 8 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं, ये है नेक्स्ट वाला 800 सेंटीमीटर। आपको पता होगा 800 सेंटीमीटर जो होता है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 8 देखिए सेंटीमीटर से मीटर में 100 से भाग होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 मीटर, और प्लस मिलीमीटर में भी दिया है 8 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर को रहने दीजिए कन्वर्ट करने को, 8 मीटर से कंपेयर कराएंगे ना, क्योंकि बेस 8 मीटर है। फिर देखेंगे ये तो 8 मीटर है ही, 8 मीटर है ही। आपको पता चल गया होगा कौन सबसे छोटा है, किस में करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा वाला पहले करना है। आपको पता होगा सबसे बड़ा कौन है? ये है। इसके बाद कौन है? सेंटीमीटर, क्योंकि ये देखिए 8 मीटर सब में इक्वल है, लेकिन 10.5 मीटर है, ये 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसमें 8 सेंटीमीटर, इसके बाद ये वाला आएगा, ये मिलीमीटर में है, ये छोटा है। ठीक है, मिलीमीटर में है, इसलिए इसके बाद ये, और ये 8 मीटर केवल है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, इसका 4 वाला सही है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। कोई 180 सेंटीमीटर लंबा तार है, इसको आयत बना दिया गया है। ठीक है, यदि आयत की चौड़ाई
30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? आयत है, अगर इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, 30 है, तो आपको पता होगा कि ये भी 30 है होगा। ये कितना निकल गया? 180 में से 60 तो निकल गया चौड़ाई वाला पार्ट, तो कितना बचा? 120 बचा। अब 120 इसका क्या है? लेंथ वाला पार्ट बचा है। अब बोल रहा है इसकी लंबाई क्या होगी? जब 120 ये दोनों लेंथ है, L प्लस L1 प्लस L2 दोनों लेंथ इसमें जुड़ी हुई है, क्योंकि ये वाला भी पोर्शन ये वाला भी, तो इसका जो सही आंसर ये 60-60 में बढ़ जाएगा, क्योंकि आयत में सामने भुजा सामने की जो भुजा होती है उनकी लेंथ है या विड्थ जो है इक्वल होती है सामने की भुजाओं की लंबाई, ठीक है। इसका 60 प्लस 60 के रेशियो में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिख दिया, 44 बोला गया। कक्षा सेकंड के बच्चे हैं क्लास, और ये लिखे क्या? 404 लिख दिए। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। उनकी कॉपियों को सही उत्तर देंगे कि नहीं, गलत है, सही क्यों उत्तर देंगे। उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम सिखाएंगे। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही है, ठीक है। जो कंक्रीट मटेरियल है, जी विनिमय मतलब वितरण करना, किसी चीज को बांटना, और मूर्त पदार्थ मतलब ऐसे चीज होते हैं जिनको हम आई विजुअल हो, ठीक है, आई से देख सकें, आई से देख सकें। ऐसे चीजों का यूज करके हम विनिमय नियम समझाएंगे कि बढ़ता कैसे है, इकाई में, दहाई में, सैकड़ा में, तब वो सही कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण मतलब होता है मैपिंग, मैप, ठीक है, का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। चलिए देखते हैं। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, टू प्रोमोट स्पेशियल थिंकिंग, स्पेशियल थिंकिंग मतलब होता है स्थान, स्पेस जो होता है उसके बारे में उसे नॉलेज होना, ठीक है, स्पेस के बारे में नॉलेज होना, स्पेस मतलब स्थान, ठीक है। फिर है आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करेंगे, टू प्रोमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग। फिर है सरल को विषय में रुचिकर बनाना, ये नहीं है, प्रतिचित्रण मैपिंग है इसका। संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना, ये भी नहीं है। मैपिंग का अर्थ है कि उनको स्पेस के बारे में जानकारी होना, एक तो ए वाला सही होगा, ऊपर से बी वाला भी सही होगा। उनको जैसे कोई राज्य है, कोई चीज है, कोई मतलब स्थान है, उनको किस रेशियो में बांटेंगे तभी तो मैथ सीख पाएगा। अब आए थी अगर किसी 4 पार्ट में उसको किया गया, 3rd पार्ट में किया गया, तो उसको किस रेशियो में बांटा गया ये भी आना चाहिए, और प्लस स्पेस मतलब इसको फिगर भी पहचानना चाहिए। ये दोनों चीजें आनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd वाला, ए एंड बी बोथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, प्राइमरी लेवल के जो स्कूल होते हैं, उनमें मैथ के जो चैप्टर होते हैं उनमें से कौन सा इसमें से चैप्टर नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। इसमें जो चौपड़ होता है, टाइलिंग होता है, ये होता है, ये वाला। फिर है सममिति, ये भी होता है। प्रतिरूप मतलब पैटर्न्स जो होते हैं वो भी होता है। सिमेट्री भी होता है। इसमें रेशियो वाला चैप्टर नहीं होता, रेशियो मतलब अनुपात वाले नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके, मतलब जो फार्मूला है उसको, फार्मूले को यूज नहीं करना, टीएलएम को यूज करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज करना है। चलिए देखते हैं। फिर दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान होता है। जो डिफरेंट डायमेंशन के स्क्वायर होते हैं उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, डायमेंशन भले ही अलग अलग हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। पैमाने के द्वारा, फिर है ग्राफ पेपर के द्वारा, पैमाने के द्वारा नहीं होगा, ग्राफ पेपर के द्वारा हो सकता है, धागे के द्वारा ये भी नहीं है, ये टाइल के द्वारा भी हो सकता है। ग्राफ पेपर जैसे ऐसे रहता है, इधर इधर से रहता है, ऐसे ऐसे। इसको आप दो आयत को लेके डायमेंशन मतलब यहाँ चाहे रहे चाहे यहाँ वाला आयत रहे, आपको एरिया इक्वल दिखा देंगे। और जो टाइल होता है, टाइल ऐसे होता है कुछ, इसको दिखा देंगे आपको कि ये टाइल यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, चाहे विभिन्न आयाम वाले मतलब डिफरेंट डायमेंशन में रहे, चाहे इस टाइल को, चाहे होता नहीं कोई ऐसा टाइल है, डायमेंशन का मतलब इसको, इसकी दिशा को चेंज कर दो, एक एक ऐसे बना, एक ऐसे बन गया। जब सेम ही टाइल है, डायमेंशन भले ही अलग अलग हैं, तो उनके जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे। इस चीज को हम टाइल के द्वारा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला होगा, बी एंड डी बोथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? जो अचीवमेंट है मैथमेटिक्स में वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
जेंडर बिल्कुल नहीं, इसको मान के नहीं चलना है। गणित का स्वरूप, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसको भी नहीं मानना है। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, एबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाने हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, जिसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, इसी से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यह समझने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक है? लघुत्तम समापवर्तक विधि नहीं, एलसीएम विधि नहीं सही है। कागज की पट्टियों का प्रयोग, डायंस ब्लॉक का प्रयोग, ये भी नहीं। संख्या चार्ट, ये संख्या चार्ट पे तो ऐसे ऐसे होता है, ये भी नहीं सही है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है, कागज पट्टियों का प्रयोग, यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, ठीक है। कागज की पट्टियां ऐसे पड़ी है, मान लीजिए उसका तुम 1/4 आपको दिखाना है, तो इतना भाग काट दिए, 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। मान लीजिए फिर ऐसे दिए हैं, कागज को ऐसे ऐसे आप निकाल दिए दीजिए, ऐसे ऐसे 1/3 हो गया, ठीक है। ऐसे आप दिखा सकते हैं पेपर स्ट्रिप से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए कौन के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना, जो पाठ्य योजना बनाई जाती है, लेसन प्लान बनाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण बोले? लेसन प्लान का जो लेसन प्लान बनाया जाता है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है? चलिए देखते हैं। पाठ्यपुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। नेक्स्ट है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। विद्यार्थियों को अवसर देना, जहां अवसर की बात हो, अपॉर्चुनिटी की बात हो, वो ऑप्शन सही होता है, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी? संरचनात्मक को आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टिव होता है, ये इसका मतलब गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं है। जो कंस्ट्रक्टिव गणितीय कक्षा कक्ष होते हैं ना, उनका लक्षण नहीं है। उनके जो लक्षण होते हैं वो इसमें से कौन सा नहीं है? चलिए देखते हैं। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्वयन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, ये तो है ही, ये भी है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग, ये एग्जामिनेशन होता है, असेसमेंट जो होता है, ये सब ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये नहीं है कंस्ट्रक्टिव का, इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक से की जा सकती है? संरचनात्मक फिर आ गया वही कंस्ट्रक्टिव वाला, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इसमें से कौन सा है? गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। फिर है गणित पूर्णतः विषय परक है, ये सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मानदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू। मानदर्शन मतलब विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला ट्रू है, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियापरक बच्चों में त्रिविम समझ को, त्रिविम मतलब 3D होता है, 3D समझाना है। त्रिविम मतलब 3D में मतलब हो 3D हो, 2D हो, ये मतलब स्पेशियल वाली जो चीजें होती हैं वो चीजें हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। समझ को विकसित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, जो स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग होता है उसको समझाना है, इसके लिए सबसे सही क्या होगा? बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ये है बॉटल, इसके ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। चलिए फिर देखते हैं। मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना, ये नहीं है। चंद्रमा के उदय बिल्कुल नहीं है। संख्याओं को संख्या रेखा पर, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। और बॉटल के ऊपर के पोर्शन को जब आप दिखाएंगे तो बच्चे जो है इसको समझेंगे कि कैसे ये बना है, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इसमें ऊंचाई क्या है, मोटाई क्या है, इससे स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होगी उनमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो लर्निंग होता है, मैथमेटिक्स लर्निंग होता है ना, उसके बारे में पूछ रहा है, क्या सही नहीं है, व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट चलिए देखते हैं और इसके ऑप्शंस। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, इनेट होती है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये वाला, ठीक है। ये स्वाभाविक नहीं होती है। अगर इसे हम मान लेंगे कि ये स्वतः ही आ जाएगा, इनेट होता है, तो ये फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है, इसका मतलब गलत वाला पूछ रहा है ना, तो इसका यही होगा। एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ये हमें अर्जन करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। सीखना पड़ता है मतलब, ये इनेट नहीं होता, स्वाभाविक नहीं होता। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल है, ये कंपैरिजन हो रहा है, जो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, ये कंपैरिजन हो रहा है। चलिए देखते हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? ये
मेरे से बोल दिया ना, मतलब कंपैरिजन हो रहा है। इसका सही आंसर होगा वो होगा, कंपैरिजन वाला कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में होगा, तुलनात्मक, कंपैरिजन एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। जो हिंदू अरबी कैलकुलेटिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या सही नहीं है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, ये सही है। ये योगात्मक प्रकृति की होती है, बिल्कुल होती है। इसमें आधार दो की प्रणाली का, आधार कहाँ यूज किया जाता है दो की प्रणाली का, ये गलत है। इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम, ये गलत है। ठीक है, ये गुणात्मक प्रकृति का भी होता है, बाकी सब सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया है। जो प्राइमरी लेवल में हम मान लीजिए पढ़ाते हैं, क्या ज्यामिति पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, उसके लिए पूछ रहा है कि वांछनीय प्रक्रिया क्या है। डिजायरेबल मतलब वांछनीय मतलब जो बच्चे को पसंद आए, इच्छित वाले, डिजायर वाले। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना। फिर देखते हैं अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्टता परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों को प्रचुर, ये इसमें ज्यादा रोल किसका हो रहा है, टीचर का, इसमें ज्यादा रोल टीचर को हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों को प्रचुर अवसर देनी चाहिए कि वे दिक स्थान की, रुकिए इसको काटते हैं, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, वे दिक स्थान की अंतर्दर्शी को की समझ को विकसित कर सकें। जो स्पेशल जो होते हैं उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चे कर सकते हैं। बच्चों को अवसर देने की बात की गई है, अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। बच्चों को अवसर देना ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। जो मैथमेटिक्स रीजनिंग होता है उसका इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर पूछ रहा है, इंडिकेटर पूछ रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो ये होता है क्या, रीजनिंग, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। नेक्स्ट देखते हैं गणितीय प्रक्रिया की ये आ गया ना, तर्क संगतता, यही वाला सही है। ठीक है, देने की क्षमता, क्योंकि तर्कड़ा इसमें पूछ ही रहा है, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक में है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको टाइम मैनेजमेंट में होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना प्रीवियस ईयर से के क्वेश्चन को लगा के, और भी जो क्वेश्चन होते हैं उनको लगा के, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप बिना प्रैक्टिस किए अगर एग्जाम देने जाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 जो है, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें सारी चीज़ दे दिया, टमाटर दे दिया, आलू दे दिया, गाजर, लौकी, मिर्च, नींबू। फिर बोल रहा है सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। जो सब्जियों की सूची है मूल्य वो निम्नलिखित है। टमाटर कितने रुपए केजी है, 40। आलू 2 किलो 25 रुपए मिल रहा है। गाजर 250 ग्राम। ये देखिए आपको मेन इसमें जो फोकस करने वाली चीज है ना, ये मत देख लीजिएगा कि 250 ग्राम दिया है, एक इसको 1 केजी समझ लें। इसको विशेष ध्यान देना है, ये कितनी मात्रा दिया है ये इसको ध्यान देना है। अगर इसको नहीं ध्यान दिए तो आप बिना कन्वर्ट किए इसका प्राइस लिख देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिर्च जो दिया है 100 ग्राम, ये देखिए 100 ग्राम दिया है। फिर नींबू जो दिया है 4 नग दिया है। चलिए देखते हैं इसमें संजय ने 1/2 केजी मतलब आधा किलो टमाटर खरीदा। आपको पता होगा कि संजय जब आधा किलो टमाटर खरीदा तो आधा किलो टमाटर का प्राइस कितना होगा, टमाटर का प्राइस कितना है, 1 किलो का है 40, तो आधा किलो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आधा किलो का 20 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, प्लेस जहाँ वहीं लिख लेते हैं। आधे आधा किलो का ये जो टोमेटो है ना, आधा किलो का 20 हो जाएगा। फिर देखते हैं, फिर 1 किलो आलू, आलू कैसे है 2 किलो 25 रुपए में। अगर 1 केजी आलू की बात, पोटैटो की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलो का 12.5, 12.5, 12 दूनी 24, 25 हो जाएगा ना, 12.5, इसके 0.0 कर लो। फिर होता है आधा किलो गाजर, जो गाजर है आधा किलो उसका प्राइस कितना होगा, इसका प्राइस 250 ग्राम का कितना दिया है 20, आधा किलो का कितना हो जाएगा, ये 1 पाव है। ठीक है, आधा किलो का 40 हो जाएगा। कैरेट जो है ये 40 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है 250 ग्राम मिर्च, मिर्च कितना दिया 100 ग्राम, 100 ग्राम की कीमत अगर 10 रुपए है, यहाँ से देख लीजिए 100 ग्राम की अगर कीमत कितनी है 10 रुपए है, तो 250 ग्राम कितनी होगी, 250 लिखिए, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ, 10/100 गुणे 250, यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा इंटू 250। ठीक है, ये 10 दाइम 100 हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा 250/10, ये कट जाएगा। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 25 रुपए होगा। 250 ग्राम का जो होगा वो
₹25 होगा मिर्च, ठीक है, ₹25। नेक्स्ट देखते हैं, बैक करते हैं। नेक्स्ट है, ये 25 हो गया। नेक्स्ट क्या है, और 6 नींबू खरीदे। अगर 4 नींबू का जो प्राइस है वो 10 है, तो 1 नींबू का प्राइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 नींबू का प्राइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 6 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है, ₹15 हो जाएगा, ₹15। अब इसको ऐड कर लीजिए। आप ऐड करेंगे तो ये 0.5 यहाँ आ जाएगा, ये 5 2 7, 7 5 12, ये 2 हो गया, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा 4 2 6 ये 11 आ गया, ठीक है। 112.5 आया, ये टोटल प्राइस इतने का इसने सामान लिया। और अब क्या बोल रहा है, ही गिव्स ए नोट ऑफ RS 200, वो उसने 200 का नोट दिया, 200 का नोट दिया, उसमें से ये इतना रुपया काट लेगा, 112.5 जीरो यहाँ कर लीजिए, घटाएंगे तो आपको जो मिलेगा वो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, ये 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 87.5 रुपीज वो वापस करेगा इसे। 87.5 बोल रहा है ना, कितने रुपए वापस मिलेंगे, 87.5 रुपीज। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 87.5 रुपीज कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, 87.5 रुपीज, ठीक है। आप देख लीजिएगा रिपीट करके, अगर समझ में ना आए या रोक की वीडियो आप खुद जो है लगाने का ट्राई करिएगा, फिर लगा अगर दिक्कत हो तब देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। 57 मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मान लीजिए एक्स वाई है 2 अंकों की संख्या, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य है। अभाज्य हैं, आपको पता होगा कि जिसके 2 फैक्टर हों केवल, एक खुद हो एक एक हो, ठीक है। अंकों का योग 3 व 4 का गुणज है। 3 4 का गुणज मतलब अंकों का योग जो है 3 4 का गुणा, 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, जो अंकों का योग हो वो 12 से डिविजिबल हो तभी वो गुणज होगा उसका, ठीक है। चलिए देखते हैं अंकों का योग, ऐड कर लो, इसी से आपको आंसर निकल जाएगा केवल इस वाली चीज से, ठीक है। 7 5 12, ये तो लग ही रहा सही। 3 2 5, 12 5 से कोई मतलब नहीं। 5 3 8, 12 से भाग नहीं जाएगा। 3 1 4 नहीं जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा, 5 और 57, ठीक है। ये देखिए अभाज्य भी है, 5 है अभाज्य पहले, फिर 7 आता है उसके बाद, क्रमिक अभाज्य भी है। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत की गई। कोई रेलवे स्टेशन है जिसमें कार पार्किंग की जो रेट है वो लिखी गई है। चलिए देखते हैं क्या क्या रेट है। 2 घंटे तक अगर कोई खड़ा करता है तो 50 रुपए लगते हैं। 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक कोई खड़ा करता है तो 75 रुपीज लगते हैं। 5 घंटे के पश्चात कितने रुपए लगते हैं, 5 घंटे के पश्चात जब तक 8 घंटे नहीं आ जाता, इसको समझिएगा आप, ये मत सोच लीजिएगा 5 घंटे के बाद एक 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 मतलब घंटे का जो है लगा, तीनों घंटे का लगेगा 10 रुपया। 5 घंटे के बाद जब तक 8 घंटे नहीं हो जाते तब तक कितना होगा, 3 घंटे तक लगभग कितना रुपए चलेगा, पर आवर 10 रुपीज, पर आवर जो है 10 रुपीज चलेगा 3 घंटे तक, 3 आवर तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, 8 4 12, ये इसके बीच में जो आएगा 4 घंटे वो उसका लगेगा 150 रुपीज। 12 घंटे से फिर 12 घंटे जब हो जाएगा तो 12 से 24 घंटे के बीच में लगेगा 250 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसको लगाएंगे कैसे। बोल रहा है कि राजीव ने अपनी कार को 7 बजे सुबह पर पार्क किया। पहले आप टाइम निकाल लीजिए कितनी देर तक उसने पार्क किया, और उसी दिन सेम डे की बात हो रही है। वह लेने 4:30 PM पर, वो उसने 7 AM पर क्या किया, पार्क किया, और लेने कब गया, 4:30 पर PM पर उसने लेने चला गया। इसके बीच में कितना टाइम हो गया, जब वो 4 बजे जो है पार्क किया, इसके बाद लेने चला गया। चलिए देख लेते हैं कितना टाइम लग गया। ये 4.5 घंटे तक लगभग खड़ा रहा, ठीक है। 4.5 नहीं 9, 9.5 घंटे, ये 4:30 बजे मतलब शाम तक खड़ा रहा। ये 9:30 तक हो गया, क्योंकि 7 5 12 5 घंटे वो हो गए, और 5 ये 4 घंटे 30 मिनट ये हो गए, प्लस 4 घंटे 30 मिनट ये हो गए, 5 और 9 9 घंटे 30 मिनट टोटल टाइम हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अब टोटल टाइम आपको निकल आया है 4 घंटे 30 मिनट। टोटल टाइम कितना आ गया, 4 घंटे 30 मिनट तक वो 9 घंटे 30 मिनट तक वो रखा है। चलिए देखते हैं इसका प्राइस कैसे लगेगा 9 घंटे तक का। बोल रहा पहले 2 घंटे तक, 9 घंटे में पहले 2 घंटा काट लीजिए, 2 प्लस 2 घंटे का कितना लगेगा, 2 घंटे का लगेगा 50 रुपया, 50 रुपया इसका हुआ। इसको ऐड करके इस ये वाला पोर्शन जो है इसको ऐड करेंगे तो आप आंसर मिलेगा, ठीक है। फिर बांट लीजिए जैसे जैसे बोला है। 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक, 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक मतलब कितने घंटे और ऐड कर ले इसमें, इसमें 3 घंटे और ऐड कर लो। ये इसके बीच में 3 घंटे है, 3 घंटे का कितना लगेगा 75 रुपीज, प्लस 75 हो जाएगा।
प्लस इसके बाद क्या बोल रहा है 5 घंटे, 5 घंटे हो गए। अब 5 घंटे के पश्चात कितना लगेगा, 5 घंटे के पश्चात ये लगेगा 8 घंटे प्रति मिनट की दर से। ये पाँच कितना चला, 3 2 5 घंटे ये हो गए, ठीक है। 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक, ये 5 घंटे तक, ये 5 रहेगा, ये 5 घंटे तक हो रहा है। 5 घंटे तक कितना लेगा, 75 रुपया लेगा। 7 घंटे टोटल हो गए। अब बचा कितना, 9:30 में से 9 घंटे 30 मिनट में से 7 घंटे ये निकल गए, इसका प्राइस इतना हो गया, इतना लग गया इसका प्राइस, ठीक है। अब बचा कितना, अब बचा 7 में से 7 2 9, 2 घंटे 30 मिनट और बचा है। 2 घंटे, अब 5 घंटे तक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 घंटे के पश्चात, ये 5 घंटे यहाँ यहीं पे केवल 5 घंटा हुआ है, 2 घंटा यहाँ पे हो गया, ठीक है, 5 घंटा यहाँ पे। 5 घंटे के पश्चात हर हर घंटे अभी बताई थी ना आपको 10 रुपया लगेगा, 2.5 घंटे रखना है 10 रुपये की रेट से, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हाँ ये 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 10 20 5 25। अब जोड़ लीजिए सबको, ये जितना प्राइस आया है यही इसका आंसर होगा। 25 और 75 100 हो जाएंगे, 100 और 50 150 हो जाएगा। इसका जो ये जो टोटल प्राइस देगा, टोटल रुपया देगा ना 150 देगा ये। आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। पहले निकालिए टाइम, कितने देर तक पार किया उसने, आया कितना, 9 घंटे 30 मिनट तक का। फिर 9 घंटे 30 मिनट को इसने पार्ट वाइज दिया ना, इतने घंटे इतने घंटे, तो उसको आपको 9 घंटे जो 30 मिनट है ना, इनको आपको पार्ट वाइज करना पड़ेगा। 9 घंटे 30 मिनट को आपको भी डिवाइड करके ही करना पड़ेगा। 9 घंटे जो 30 मिनट है उसमें 2 घंटे निकाल दीजिए, इसका अलग प्राइस लगेगा, और जो बाकी के हैं उसका अलग प्राइस लगेगा, 5 घंटे तक का अलग प्राइस लगेगा। ऐसे आप करिएगा, फिर आ जाएगा टोटल प्राइस 150। अभी बताई थी आपको 150 आ जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग घंटों का लिया है, सबका एक रेट नहीं लगा सकते। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 150 है किसी में, हाँ सेकंड वाला सही है 150। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 वाला। आपका जब प्रैक्टिस रहेगा ना जल्दी जल्दी हो पाएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं जिसे। सबसे छोटा फिर बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, 0.0 इसके बाद भी है, ये वाला सबसे छोटा, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद डबल जीरो है, ठीक है। सबसे छोटा हो गया 7.007, ठीक है, तीसरे स्थान तक देखना है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा जीरो, किसके है पॉइंट के बाद, ये वाला आएगा, ये सबसे पहले आएगा। ये देखिए इसमें 7 भी नहीं है, दशमलव पहले ही 0 है, ये आएगा 0.77 सबसे पहले। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये वाला आएगा 7.07। अब देख लीजिएगा थर्ड स्थान पे कौन आ रहा है, ये वाला 7.07, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का, 5 अंक की संख्या आप पहले लिख लीजिए, ABCDE, मान लीजिए ये 5 अंकों की कोई संख्या है। इकाई दहाई भी देखिए, इकाई दहाई ये सब यूज हुआ ना, इकाई दहाई भी लिख लीजिए। इकाई है ये इकाई है ये दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा होता है ना, फिर हजार हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ही ढक जा रहा, रुकिए बता रहे हैं, जगह नहीं है ना। चलिए देखते हैं, एक 5 अंकों की संख्या क्या लिखे, ABCDE लिख लिए, इकाई लिख लिए, दहाई लिख लिए, सैकड़ा लिख लिए, हजार लिख लिए, और ये 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, इकाई दहाई के स्थान पर अंक 8, दहाई कहाँ है, ये है, इसको 8 लिखिए। फिर है इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, 8 का 1/4 क्या हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2, क्योंकि 8 का 1/4 8/4, 4 दूना 8, 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ तक पहुंचे, के स्थान के अंक का 1/4 है। फिर बोल रहे हैं इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का अंक का 1/4, बिल्कुल हो गया, 1/4 2 हो गया। हजार के स्थान का अंक 0 है, हजार का स्थान कौन है, ये है, इसका जो है ये 0 है हजार के स्थान का। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का, जो 100वें स्थान का अंक है इकाई के स्थान के अंक का दुगुना है। इकाई का स्थान का अंक कितना है, 2 है, 100वें का कितना हो जाएगा, सैकड़ा वाला मतलब इसका दुगुना है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला केवल बचा है लास्ट पहला वाला, 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का तिगुना है। ये जो स्थान का है इसका तिगुना है, ये मल्टीप्लाई 3 करो, ये 6 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा 60482, 60, इसमें नहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर, शायद फोर्थ वाला होगा, 60482 बिल्कुल सही है। आंसर नंबर फोर्थ वाला सही है, 60482।
2 आप ऐसे कर लिया करिए ABCD मान के बिल्कुल। इसके बाद जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लीजिए, जैसे-जैसे बोले वैसे-वैसे करते चले जाएँगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अगर दिक्कत हो कहीं से तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और रोक के अपनी कॉपी में लगा लीजिएगा। इसके बाद जो है फिर समझिएगा कहाँ से क्या दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है? ऐसे ही कंटेंट अगर आपको और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में साइंस वाला पोर्शन भी करवा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।